नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष विश्वकर्मा आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम पर स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि हमारी संवैधानिक विकास की दृष्टि में कंपनी के शासन के जो चार्टर्ड एक्ट प्लान लाए गए थे भारत में शासन करने के लिए, उस सीरीज में आज 1853 का चार्टर्ड एक्ट हम लोग पढ़ेंगे। और 1853 का जो चार्टर्ड एक्ट था, जो 20 वर्षों के अंतराल में जो चार्टर्ड अधिनियम भारत में लाए जा रहे थे, उन सीरीज में ये सबसे अंतिम चार्टर्ड एक्ट था 1853 का चार्टर्ड एक्ट। इस अधिनियम के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रही थी, अब उस शासन का पलायन हो जाएगा और अब हमारे यहाँ ब्रिटिश क्राउन शासन करेगी। ब्रिटिश क्राउन अभी तक जो शासन था वो महारानी एलिजाबेथ के सिग्नेचर के बाद चालू हुआ था, मगर अब 1853 के बाद जो चार्टर्ड एक्ट जो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत पहुंचेगा, उस चार्टर्ड एक्ट को के जो प्रतिनिधित्व होंगे उस तरफ से, वो महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र में ये चीज लिखा था। अब आज हम लोग बात करेंगे 1853। अभी हमारा 1853 है, इसके बाद अगला सीरीज जो आएगा ब्रिटिश क्राउन का वो 1858 होगा। 1853 की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता आपको मैं बता दूं, इसका इतिहास क्या रहा कि बहुत सारे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो भारतीय राज्य क्षेत्र थे, जिन पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी शासन चला रही थी, वो भारतीयों के अंदर एक मांग उठती कि विकेंद्रीकरण का सिद्धांत, एक केंद्र में आप हो जाओ, बाकी जो हमारे जो क्षेत्रीय प्रशासन है, जो हमारे प्रशासन की जो कड़ी है, वो हम खुद चला सके एक क्षेत्र में रहकर। यही ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अधीन कर लिया था। इससे भारतीयों में आक्रोश पैदा हो चुका था। इस अधिनियम के तहत भारतीय क्षेत्रों में भारतीयों का प्रांतीय स्तर पर प्रतिनिधित्व लाने का पहला कदम था 1853 का चार्टर्ड एक्ट। बात करते हैं इतिहास की। सबसे पहले इतिहास की, इस अधिनियम के तहत भारत में क्षेत्रीय जो एरिया थे और जो पॉलिटिकल चेंजमेंट थे, ये इसी अधिनियम की देन है। इस अधिनियम की क्या देन है, इतिहास क्या है कि इस अधिनियम के तहत भारत में क्षेत्रीय और राजनीतिक परिवर्तन हुए। दूसरा पॉइंट आपको मैं बताने वाला हूं कि इस अधिनियम के तहत भारतीयों ने विकेंद्रीकरण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, और प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन में हिस्सेदारी जो पार्टीशन था, वो उसका मांग बढ़ने लगी। क्या होने लगा? डिमांड बढ़ने लगी। इसी कारण से 1853 का चार्टर्ड एक्ट भारत में पारित करके लाया गया। और अगला 1853 के चार्टर्ड एक्ट के समय भारत के गवर्नर कौन थे? 1853 के चार्टर्ड एक्ट के तहत भारत के गवर्नर कौन थे? तो आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि 1853 के चार्टर्ड एक्ट के तहत भारत के जो गवर्नर थे वो लॉर्ड डलहौजी थे। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी थे। आपसे क्वेश्चन ना पूछ करके आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि ये बताओ कि भारत के गवर्नर उस समय कौन थे, गवर्नर जनरल? तो आप बताएंगे जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड डलहौजी थे। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। इसके बाद अब लास्ट पॉइंट क्या है कि इस श्रृंखला का अंतिम चार्टर्ड एक्ट, इस श्रृंखला का अंतिम चार्टर्ड एक्ट कौन था? 1853। अब 1853 का अंतिम चार्टर्ड एक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का समापन हो जाता है और अगला इतिहास इसी चार्टर्ड एक्ट में ब्रिटिश क्राउन जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन भारत में कर रही थी, अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से ले करके ब्रिटिश क्राउन के हाथों सौंपा जाएगा। तो इतनी बात आप लोगों को मैंने बता दिया है कि इसका भारतीय इतिहास क्या था।
चार्टर अधिनियम 1853 के प्रावधान को। सबसे बात करते हैं कि इस एक्ट के द्वारा कंपनी के डायरेक्टरों की जो संख्या थी, कंपनी के जो डायरेक्टर होते थे वो प्रशासन के रूप में एक बड़े हिस्से पर उनकी जिम्मेदारी होती थी, शासन चलाने की जिम्मेदारी होती थी, पता है आपको। तो हम आपको बताएंगे कि इस एक्ट में जो डायरेक्टर, जो कंपनी के डायरेक्टर हुआ करते थे, उस कंपनी के डायरेक्टरों की जो संख्या बढ़ती जा रही थी उसमें एक बार फिर से उनकी संख्या को घटाई गई। तो 24 से घटाकर 18 कर दिया गया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस अधिनियम के तहत कंपनी के डायरेक्टरों की जो संख्या थी वो 24 से घटाकर 18 कर दिया गया। वो है 1853 का चार्टर एक्ट। बात आती है कि जो उसमें 6 मेंबर्स और होते थे तो उसकी जो नियुक्त होती थी, तो जो सम्राट नियुक्त नहीं करता, सम्राट मनोनीत करता है। जैसे अपने भारत के राष्ट्रपति के रूप में देखा जाए तो भारत के राष्ट्रपति को जिनका प्रतिनिधित्व नहीं होता तो उनको क्या करता है, मनोनीत करता है। और मनोनीत के इंग्लिश में बोलते हैं नॉमिनेट। क्या करते हैं, नॉमिनेट। तो गवर्नर जनरल जिसमें 6 सम्राट द्वारा नॉमिनेट किए जाने का प्रावधान था, ठीक है। इसके बाद क्या है कि गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, जो काउंसिल थी, जिसमें चौथा विधि सदस्य, आपको पता होना चाहिए कि जो लॉर्ड मैकाले था वो चौथा विधि सदस्य के रूप में, कानूनी रूप में लाया गया था, ठीक है, कानूनी सदस्य के रूप में लाया गया। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए ऐसे घुमा करके कि बताइए कि जो काउंसिल में गवर्नर जनरल की काउंसिल होती थी, उस काउंसिल में जो लॉर्ड मैकाले को लाया गया वो किस सदस्य के रूप में लाया गया, तो आप बता सकते हैं उसको विधि सदस्य के रूप में लाया गया, एक कानूनी सदस्यता के रूप में लाया गया, ठीक है। किसको लाया गया, लॉर्ड मैकाले को। तो बात होती है कि गवर्नर जनरल की परिषद में जो चौथा विधि सदस्य होता है उसका जोड़ा गया, मगर इसको वोटिंग करने का कोई भी राइट्स नहीं दिए गए, ठीक है। दूसरी बात, इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को वोट देने का अधिकार दे दिया गया। इससे पहले गवर्नर जनरल को वोट देने का अधिकार नहीं था। इसके बाद क्या है कि इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी, लेजिस्लेटिव और जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्ष थे उनको क्या कर दिया, पार्टीशन कर दिया गया, अलग कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। और विधायी कार्यों के लिए पार्षद जोड़े गए, विधायी कार्यों के लिए, लेजिस्लेटिव के लिए क्या जोड़े गए, पार्षद जोड़े गए। इसके बाद इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता मैं आपको बताने वाला हूँ 1853 के चार्टर एक्ट की, तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता दोस्तों इसकी ये रही कि इस अधिनियम के तहत जो लोकल रिप्रेजेंटेशन रहा है, स्थानीय प्रतिनिधित्व की जो मांग रही है, उसका शुभारंभ हो जाता है, यहाँ से उसका शुभारंभ हो जाता है। इसके बाद बंगाल में जो अस्थायी गवर्नर, मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ कि अभी तक जो गवर्नर जनरल हुआ करता था वो गवर्नर जनरल प्रशासनिक शक्ति भी देखता था बंगाल के। अब वो बंगाल की जो प्रशासनिक शक्ति, जो सेवा थी, वहां के लिए अब अलग एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया जाएगा और वो गवर्नर जनरल स्थायी नहीं होगा, अनपरमानेंट होगा, मतलब अस्थायी रूप से उसकी सेवा दी जाएगी बंगाल में। तो इतनी बात आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरी बात मैं बता रहा हूं कि बंगाल में ये जो आपको ये पॉइंट्स मैंने बताया ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसी अधिनियम के तहत जो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति हुई, यही गवर्नर जनरल के प्रशासन के जो केंद्रीकरण की शुरुआत होती है, मतलब प्रशासनिक जो शक्तियां होती हैं उसको केंद्रीकृत किया गया, सेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश की गई एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है। ये इसी अधिनियम के तहत की गई। अंतिम पॉइंट है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोगों को याद रखना है कि परीक्षा में वनडे एग्जाम से लेकर के यूपीएससी की एग्जाम तक ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है पेपर में, और इस क्वेश्चन को जरूर अपने ध्यान में रखेंगे। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले लॉर्ड मैकाले के बारे में, तो लॉर्ड मैकाले जो अंग्रेजी साम्राज्य का पहला संस्थापक था, जो भारत में उन्होंने नींव डाली थी अंग्रेजी शब्द की। अंग्रेजी शब्द कोई जानता ही नहीं था, ठीक है। आधुनिक भारत में शिक्षा का जन्मदाता भी इसी कहा जाता था, किसे, लॉर्ड मैकाले को। और लॉर्ड मैकाले ने ही भारतीय सिविल सेवा
के लिए एक समिति का गठन किया गया और सिविल सेवा के समिति में मैकाले समिति के नाम से पड़ी, जिससे तहत भारतीयों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया सिविल सेवा के लिए। और एक विवाद खड़ा हो गया सिविल सेवा में, क्योंकि एज को लेकर के 18 से 23 वर्ष रखी गई थी। कितनी रखी गई थी? 18 से 23 वर्ष रखी गई थी। और इस अधिनियम के तहत भारतीयों के लिए भी खोल तो दिया गया भारतीयों के लिए भी, मगर इसका विरोध भारतीयों ने किया, क्योंकि एज बहुत कम रखी थी, जिससे भारतीयों के अंदर इतनी जल्दी पावर्स नहीं थी सारी चीज़ों को तैयार करने में, पढ़ने में। मतलब शुरुआत उनका जो टाइम टेबल था वो कम था उनके हिसाब से, भारतीयों के हिसाब से। और अंग्रेजी साम्राज्य के हिसाब से तो अच्छा था कि उनके लिए सिविल सेवा के लिए अच्छा चयन था। वो कम समय में अच्छी पढ़ाई कर लेते थे, अंग्रेजी का अच्छा नॉलेज था, सारी चीज़ें उनको, सारे वो प्रशासन में भाग ले रहे थे लगातार, प्रशासनिक सेवा का भी उनके पास बहुत अच्छा ज्ञान था, जिस कारण उनको सारी चीज़ें अनुभव पहले से ही थी, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं थी कम एज में बनना। मगर इनके लिए मतलब तैयारी करने के लिए कम एज थी, इस वजह से इसका विरोध हुआ। तो 1853 के जो चार्टर एक्ट में विशेष कुछ जो बातें रही, वो आपके सामने हमने सारी बातें जो है एक्सप्लेन से समझाने की कोशिश की है। और फिर इसी श्रृंखला में आगे हम अब बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के ये शासन इसी से समाप्त हो जाएगा दोस्तों। इसी के शासन समाप्त होने से अब हम लोग जो चार्टर्ड एक्ट पढ़ेंगे वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर पर वहाँ का रूल पढ़ेंगे। और फिर अगली क्लास में मिलते हैं आपसे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।